हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग एक नए लेक्चर के साथ पहुंचे हैं। आप ये मेरे चैनल यूडू सर्फ थिंक फॉरवर्ड को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसका बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो जाए इससे नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। अब शुरू किया जाए। हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th का आज पहला चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। आज आपको फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, आज हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। आप लोग ईडू सर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका बेल आइकन दबा देंगे, जिससे कि आपको 12th का जो भी वीडियो जाए आप उसे जरूर देख लें, कि उसका नोटिफिकेशन चला जाए और उसे आप देख लें। आपका रिवीजन के लिए भी एक बहुत ही अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि आप कोई भी जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका आपका रिवीजन भी हो जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। देखिए, सॉलिड स्टेट आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैटर है वो तीन तरह का हो सकता है। एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैसियस स्टेट। आप देखोगे कि ये जो रॉकी माउंटेन है, ये हिल्स है, ये आइस ग्लेशियर है और ये सैंड, ये दे आर सॉलिड और आर सॉलिड है। ये सब का सब सॉलिड है, चाहे रॉकी माउंटेन हो या आपका हिल्स हो या आपका आइस ग्लेशियर्स हो या आपका सैंडी बीच हो, दे आर सॉलिड। अब ध्यान रहे, यानी कि सब्सटेंस का कितना तरीका है, सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं, तो तीन तरह का। एक सॉलिड स्टेट। अब देखिए दूसरा, देखिए आप पहला, दूसरा है रिवर, क्या है, लिक्विड स्टेट, लेक लिक्विड स्टेट, सी लिक्विड स्टेट एंड ओशन, ये लिक्विड स्टेट। आप यानी कि दो स्टेट के बारे में पढ़े, कौन कौन सा, एक सॉलिड स्टेट और एक लिक्विड स्टेट। आपका एटमॉस्फेयर जो है, जो आपका एटमॉस्फेयर, जो भी एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ गैस, ये सारा का सारा क्या है, गैस है। इसका मतलब कि आपका सॉलिड स्टेट, एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैसियस स्टेट, ये तीन स्टेट है। और जो ये देखिए, समझिए कि सॉलिड आर मोर कॉमन देन लिक्विड एंड गैस। आप इसे नोट करते चले, सॉलिड क्या होगा, मोर कॉमन होगा। ये आपका प्रेडिक्टेबल है। इस प्रेडिक्टेबल में नॉन मेटल की संख्या 18 है, नॉन मेटल 18 है, जिसमें कि 11 ऐसा एलिमेंट है जो 11 एलिमेंट क्या है, गैस है। 11 एलिमेंट गैस है, दिमाग में बैठा, 11 एलिमेंट गैस है। कौन कौन सा, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारा रैंडम तक
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। ये 11 जो है आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल भी है और साथ में ये गैस भी है। अगर आपसे पूछा जाए कितना एलिमेंट आपका पीरियोडिक टेबल में, कितना एलिमेंट गैस है, तो बोलेंगे 11। कौन कौन सा? तो दिख रहा है आपको हाइड्रोजन, दिख रहा है हाइड्रोजन, ये दिख रहा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। यानी कि ये सारे के सारे आपके पीरियोडिक टेबल में गैस है। और आपकी गैस की संख्या कितना है पीरियोडिक टेबल में? तो 11। अब इसके बाद देख लें, जानते हैं इसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे गैस है। देखिए कौन कौन? ये आपका एक ब्रोमीन और एक Hg। ब्रोमीन और Hg जो दो हैं ब्रोमीन और Hg दो हैं, ये दो हैं, ये क्या है बाबू? तो ये लिक्विड है। यानी कि आपको हमने बोला कितना एलिमेंट गैस है, तो 11। कितना एलिमेंट लिक्विड है, तो 2। कौन कौन सा? एक ब्रोमीन और एक मरकरी। 2 एलिमेंट क्या है? लिक्विड है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे और बात कर लें, जिसमें क्या होगा, जैसे फ्रांसियम, सीजियम और एक गैलियम, 3 कौन सा? गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो हायर टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे तो नहीं, रूम टेम्परेचर पे 2 ही लिक्विड होते हैं, एक Hg और एक Br नॉन मेटल है और Hg क्या है? मेटल है। ये Hg ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। दिमाग बैठाएं, Hg ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। इसका मतलब कि टोटल लिक्विड की संख्या क्या होगा? 5, जिसमें 2 रूम टेम्परेचर पे और 3 हायर टेम्परेचर पे। बाकी जितने भी हैं 118 में से सभी के सभी क्या है? ये सॉलिड है। तो जानते हैं सॉलिड ज़्यादा होता है। अब मेनली जो सॉलिड जो है, जो पार्टिकल है, वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मेनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यानी कि सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज है 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर, और दूसरा उस पार्टिकल के बीच में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक का सॉलिड। तो सोडियम क्लोराइड आपको दिख रहा है 2 चीजें, एक सोडियम है, एक क्लोराइड है। तो ये 2 चीज से बना है, Na+ आयन से और Cl- आयन से बना है। तो इनको बोलेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। किसको बोलेंगे जल्दी बता दो? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो Na+ आयन को और Cl- आयन को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे। तो यानी कि प्रॉपर्टीज जो होगा सॉलिड का, प्रॉपर्टीज 2 चीज पे डिपेंड करेगा। पहला डिपेंड करेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर और दूसरा डिपेंड करेगा उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का फोर्स का। तो आप इसे नोट भी करते चले। ठीक है। अब हम देखिए ये क्या है कि आप थोड़ा सा समझें इसको। देखिए ये गैस है, ध्यान से सुने, ये गैस है। अगर हम गैस को बाबा अगर बैलून को ले और फुलाए तो ये फूलेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लिक्विड को डाले, ये दोनों गैस और जो लिक्विड है ये दोनों आर फ्लूइड है। ये फ्लूइड है। क्यों फ्लूइड है? इनमें फ्लो करेंगे टेंडेंसी होता है। तो फ्लो करेंगे टेंडेंसी कौन किसमें होता है? जल्दी बताओ। फ्लूइड में किसमें फ्लो करेंगे टेंडेंसी होता है? तो एक गैस और दूसरा लिक्विड। ये 2 जो ऐसे हैं जिनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होता है। तो किसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होता है? तो एक गैस है और दूसरा लिक्विड है, इसलिए इन्हें फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फ्लूइड। अब बाबू यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिक्विड भरा, फ्लो करेगा, ये बैलून फ्लो करेगा। लेकिन अगर सॉलिड है, देखिए ये सॉलिड है, इसका पार्टिकल जो है ये पार्टिकल कभी फ्लो नहीं करेगा। इसका पार्टिकल कभी फ्लो
नहीं करेगा। ये सॉलिड है, ये एक जगह रह जाता है, इसलिए दे आर नॉट फ्लूइड। यानी बताओ क्या क्या कितने तरह के मैटर होते हैं? तो 3 तरह के। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो है वो फ्लूइड नहीं होगा, वो हार्ड होगा, रिजिड होगा, ठीक है। दूसरा कौन होगा? ये जो गैस है, ये गैस और ये लिक्विड है, ये फ्लो करने की टेंडेंसी होगा, ये फ्लूइड होंगे। दिमाग में बैठा, ये दोनों क्या होंगे? फ्लूइड होंगे। कौन कौन फ्लूइड होंगे? तो गैस और लिक्विड। क्या क्या फ्लूइड होंगे यदि बताएं? तो गैस और लिक्विड फ्लूइड होंगे और सॉलिड आपका फ्लूइड नहीं होगा। थोड़ा सा इसको देखें हम लोग। देखिए ये सॉलिड, ये रिजिडिटी होता है, इसमें ये रिजिड होता है। तो रिजिड होने का रीजन क्या है? थोड़ा सा समझेंगे इसको। देखिए ये गैस के पार्टिकल है। गैस के पार्टिकल में क्या होता है समझे ना? गैस के पार्टिकल मूव करते हैं, मूव करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। किस में मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल मूव करने की टेंडेंसी गैस में होता है। फिर लिक्विड में भी मूव करने की टेंडेंसी होता है, इसके पार्टिकल भी एबल टू मूव। बट सॉलिड के पार्टिकल मूव करने में, ये मूव करने की टेंडेंसी नहीं होता है, एबिलिटी टू डू नॉट मूव, इसमें मूव करने की टेंडेंसी नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने मीन पोजीशन पे क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट करेंगे। अब जब मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, इनमें कोई मोशन पॉसिबल नहीं होगा, ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए ये सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं और सॉलिड रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं। तो वाइज मतलब ऐसे वाई डू सॉलिड आर रिजिड, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बोलेंगे इसमें कि सॉलिड के जो पार्टिकल है क्लोजली पैक है। देखिए क्लोजली पैक है, इनमें ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है, इनमें पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, जिससे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि इसका पार्टिकल जो है अड़स गया है। ये पार्टिकल सब एक दूसरे से अड़सा हुआ है। ये पार्टिकल जब अड़सा हुआ है, जिसे क्या करें, मतलब एक दूसरे से एकदम क्लोजली पैक सटा हुआ है, तो सटा होने के कारण ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। अब जा नहीं सकता है, इसीलिए ये सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। अब इनमें क्या है? पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या है? इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है? नेग्लिजिबल है। देखिए ये पार्टिकल और इस पार्टिकल दोनों सटा हुआ है, ये पार्टिकल क्या है? सटा हुआ है। यानी इन पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इस पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इस पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इस पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इस पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है। इन पार्टिकल के बीच में क्या है? स्पेस नहीं है। जब इन पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, इसीलिए इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, लेकिन इसके पार्टिकल मूव करने के चलते न तो इसका देखिए आप, गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, लिक्विड के पार्टिकल भी मूव कर रहा है, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करता है, ये बहुत से ज़्यादा करता है तो अपने मेन पोजीशन पे केवल और केवल वाइब्रेट करता है। वो फ्री टू मूव, लेकिन दे आर फिक्स्ड पोजीशन, ये ओनली ऑक्सीलेट इन देयर मेन पोजीशन। तो इसीलिए सॉलिड, देखिए सॉलिड, इसीलिए सॉलिड पोजेस डिफरेंट शेप, ठीक है ना, डिफरेंट शेप, डिफरेंट वॉल्यूम एंड रिजिडिटी। समझ में आया बाबू कि सॉलिड का डिफरेंट शेप क्यों होता है? डिफरेंट शेप क्यों होता है? तो डिफरेंट शेप होने का मेन रीजन है कि उसके पार्टिकल में मूवमेंट नहीं हो सकता है, उसका पार्टिकल जो है एक जैसे दूसरी जगह नहीं जा सकता है, केवल और केवल अपने मेन पोजीशन पे क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है। दूसरा, उसका डिफरेंट वॉल्यूम होता है। डिफरेंट वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि उसके इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल के बराबर होता है। इसमें पार्टिकल वॉल्यूम, उसका स्पेस न तो बढ़ सकता है न तो घट सकता है, जिसके चलते न तो वॉल्यूम घट सकता है न तो वॉल्यूम बढ़ सकता है। ये सॉलिड क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, सॉलिड को दबा भी नहीं सकते हो, दे आर क्लोजली पैक, ठीक है। अब देखिए हम लोग
अब देखिए, इसलिए बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, ये तीन स्टेट है मैटर का। तो तीनों स्टेट जो है ये दो अपोजिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। दो अपोजिंग फैक्टर का मतलब हम लोग समझे, दो अपोजिंग फैक्टर, पहला है इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा थर्मल एनर्जी। यानी कि कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में होगा कि लिक्विड स्टेट में होगा कि गैसेस स्टेट में होगा, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। पहला फैक्टर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरा थर्मल एनर्जी। यानी कि सॉलिड होगा, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर जो है मेनली दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा थर्मल एनर्जी। ये बात समझ में आया। अब इसको बारी बारी से दोनों को पढ़ा जाए। किसके बारे में? इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स और थर्मल एनर्जी। इसका मतलब कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये दो अपोजिट फैक्टर पे डिपेंड करेगा, अपोजिट फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इस दोनों फैक्टर कौन कौन सा है? तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा थर्मल एनर्जी। अब ये दोनों को हम लोग को देखा जाए बारी बारी से। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है। देखिए पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होने से क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएगा। पार्टिकल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होने से पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स अगर वीक है तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब नहीं आएगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएगा। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, गैस जो होगा उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस जो होगा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। किसमें? गैस में। लेकिन लिक्विड में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होगा वो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सॉलिड में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो किस में बात करेंगे हम लोग? सबसे ज़्यादा किस में होगा बाबू? तो सॉलिड में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रहे, अब देखो ये थर्मल एनर्जी। देखो एक्चुअली कहो कि टेम्परेचर के कारण, ध्यान रहे, इस टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी होगा इस पार्टिकल का, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। यानी थर्मल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर के कारण जो पार्टिकल का जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। यानी कि थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the constituent particle due to temperature। टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। अब यहाँ पे ध्यान रहे, देखिए ध्यान रहे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल का एनर्जी बढ़ेगा। कौन सा एनर्जी बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और जब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसमें मूवमेंट भी बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उसका मूवमेंट बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाया जाए तो उसका मूवमेंट क्या होगा, घटेगा। तो आपको जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में होता है, गैस में। यानी कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, और मूवमेंट ज़्यादा होने से वो गैस होगा। लेकिन अगर पार्टिकल का टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, उसका मूवमेंट भी क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो शुरू में लिक्विड होगा, और ज़्यादा कम कर दिए, बहुत ज़्यादा कम कर दिए तो पार्टिकल का मूवमेंट को सीज कर देंगे, और जब पार्टिकल का मूवमेंट सीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देखिए आप ऐसे, देखिए अब हम लोग टेम्परेचर देखिए यहाँ से बढ़ा रहे हैं, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर देखिए बढ़ रहा है, टेम्परेचर देखिए बढ़ रहा है। देखिए थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, देखो मूवमेंट बढ़ेगा, देखिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गया। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, मूवमेंट बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दो अपोजिंग फैक्टर है यहाँ पे, अब थोड़ा सा समझे, देखिए यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस और दूसरा है थर्मल एनर्जी। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस कम है
और थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, कम है, और थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या होगा, दोनों के थर्मल इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन यानी इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन नहीं के बराबर है, और साथ में थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब कि इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से मूवमेंट ज़्यादा होगा, और जब मूवमेंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, गैस होगा। देखिए ये गैस होगा, देखिए ये क्या होगी, गैस होगी। देखिए गैस हुआ, ये गैसेस स्टेट में होगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, थर्मल एनर्जी को घटाए, देखिए थर्मल एनर्जी को घटा दिए और इंटर पार्टिकल स्पेस क्या कर दिए, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या कर दिए बाबू, देखिए थर्मल एनर्जी को घटा दिए और इंटर पार्टिकल स्पेस को क्या किए, बढ़ा दिए। तो क्या हुआ, ये पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और वेलोसिटी कम जाएगा तो ये किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में आ जाएगा बाबू, तो लिक्विड स्टेट में। ध्यान दें, देखिए यहाँ पे, देखिए इसको, देखिए देखिए ये लिक्विड स्टेट में आ गया। लेकिन अगर थर्मल एनर्जी को और कम कर दें और अट्रैक्शन फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा, ये देखिए पार्टिकल का मूवमेंट सीज हो जाएगा और ये पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली पैक हो जाएगा, और जैसे ही क्लोजली पैक हो गया और ये क्या हो जाएगा, किस स्टेट में आ जाएगा, तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये किस स्टेट में आ गया, सॉलिड स्टेट में आ गया। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो इसमें मोशन नहीं रहेगा, ये बहुत ज़्यादा रहेगा तो अपने 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 मीन पोजीशन पे केवल वाइब्रेट करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट दोनों दो अपोजिट फैक्टर है। दोनों अपोजिट फैक्टर के बारे में, अपोजिंग फैक्टर के बारे में आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, ये अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है, और ये कौन सा स्टेट होगा, सॉलिड स्टेट। अब देखिए, अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अच्छा बच्चों, आज बस इतना ही। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। नहीं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।